ये है बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 सेट नंबर 2। वॉल्यूम 1 हमने पूरा करा दिया है, वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और हम अपने जो मेरे पास नॉलेज है उसके माध्यम से मैं आप लोगों को मदद करना चाहता हूं, इसलिए पर डे आप लोगों के लिए कोई ना कोई सेट प्रैक्टिस लेकर आता रहता हूं। जिस भाई को पीडीएफ चाहिए वो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पूरा पीडीएफ होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जिसको मैथ का सॉल्यूशन चाहिए वो यहाँ देख लीजिए। जिसको किसी में डाउट हो दोबारा पूछ लीजिए, उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। और जिसको लाइव फाउंडेशन पढ़ना है पूरे मैथ का, वो रात के 9 बजे हमसे लाइव जोड़ सकते हैं। तो आज सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और वॉल्यूम 2 का एक खूबी है कि जो मैथ है ना जहाँ तहाँ रहता है। मतलब वॉल्यूम 1 में 75 से स्टार्ट होता था और 100 तक होती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक मैथ आगे है, फिर आगे है, फिर आगे, मतलब जहाँ तहाँ है इस तरीके से। तो अगर हम वॉल्यूम 2 में देखें तो प्रश्न संख्या 16 से मैथ स्टार्ट होता है। प्रश्न संख्या 16 करते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है, एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है, तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। तो दो तरीका बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे उससे करिएगा। देखिए, पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो हम मान लेते हैं पुरुष कर्मचारियों की संख्या है x और महिला कर्मचारियों की संख्या है y। पुरुष कर्मचारियों का औसत है 5200। तो बताइए 5200 है औसत और कुल x पुरुष है, तो कुल कितना वेतन हो गया, तो गुना करेंगे तो 5200x। इसी तरीके से महिला कर्मचारियों की संख्या है y और इसका औसत है 4200। इसका योग कितना होगा, तो योग हो जाएगा 4200 गुना करते हैं 4200 टोटल वेतन क्या हो गया, अरे औसत 4200 और संख्या 22, तो टोटल वेतन कितना 4200। और कहता है सभी का जो वेतन है औसत है वो 5000 है। देखो इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 5200x प्लस 4200। ये सभी का हो गया वेतन और सभी का वेतन है कितना 5000। और सभी माने कौन, तो महिला प्लस पुरुष, इन सभी का वेतन है 5000। इस तरीके से एक तरीका तो हमारा ये हुआ, इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तरीका नंबर 2 देखिए, पुरुष महिला, पुरुषों का औसत कितना है 5200, महिलाओं का औसत कितना है 4200 और दोनों का औसत कितना है 5000। घटाइएगा तो ये हो जाएगा 800, घटाइएगा तो हो जाएगा 200। अनुपात निकाल लीजिए, 200 एकम 200, 200 चौके 800, मतलब 4:1। मतलब ये पुरुष है तो पुरुष की संख्या अगर 4 है तो महिलाओं की संख्या कितनी है 1। तो कहता है उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, पुरुष कर्मचारी कितने जी 4, कितने में से, तो 4 1 5 में से, तो 100 में से कितना 5 से काटोगे तो 20 और 20 चौके 80%। दो तरीका आपके साथ हैं, आप दोनों में से किसी से कर सकते हैं भाई। प्रश्न संख्या है 17 नंबर प्रश्न भी दो तरीके से करेंगे। कहता है 689 रुपये की वॉशिंग मशीन बेचने पर राजू को 6% का लाभ होता है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना था। 6% का लाभ होता है भाई और 6% बराबर होता है कितना, तो 6% बराबर बोलेंगे सर 6/100, काटेंगे तो 3/50, मतलब तो 6% बराबर हम लिख सकते हैं 3/50। ठीक है, 6% का क्या हो रहा है लाभ। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो मान लो कि क्रय मूल्य हमारा 50 है, तो 50 का 6% 3 का लाभ होगा। जब 3 का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 50 और 3 53 रुपया। कितना हो जाएगा 53 रुपया। और विक्रय मूल्य है कितना, तो विक्रय मूल्य है आपका 689 रुपया, 689। तो काटोगे तो हो जाएगा आपका 53 एकम 53, बचेगा 13 बार में 1 यूनिट 13 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना है 50 यूनिट, तो 50 गुने 13 करेंगे तो 650 रुपया। वर्षा तुम देखो तुम्हारे लिए एक तरीका और है। तरीका क्या है,
क्रय मूल्य नहीं पता तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है CP। लाभ कितने का 6% का, तो 6% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य का 106%। क्रय मूल्य का 106% क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य है कितना 689 रुपया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काटना चाहो तो काट सकते हो। यहाँ से 53 दूनी, यहाँ 50 दूनी, 53 से काटोगे तो 13 बार में, तो कॉस्ट प्राइस बचा 13 गुने 50 तो 650 रुपया। ठीक है भाई। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि x किसी काम को 8 दिन में पूरा करे, x 8 दिन में पूरा करे और y किसी काम को 10 दिन में पूरा करे। तो कोई काम है, हम काम के मान लेते हैं, तो काम कैसे मानेंगे, 10 8 का LCM लेंगे तो 40, 8 दिन में 40 काम तो 1 दिन में 5 काम, 10 दिन में 40 काम तो 1 दिन में 4 काम। कहता है दोनों मिल के 40 काम को जब दोनों मिल के करेगा तो 1 दिन में 9 काम करेगा, तो 40 काम कितना दिन में करेगा, तो भागा देंगे, तो 20/3 दिन लग जाएगा इसको। प्रश्न संख्या 19 कहता है वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 63 और 105 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचे। भागा किससे देना है जी, 63 से भागा देना है और 105 से, तो इससे भाग देना है तो दोनों का LCM निकालिए। 21 बार में 21 × 63, 21 × 5 = 75 से, तो LCM जो हमारा हो जाएगा 21 × 3 × 5 यानी 21 × 15, गुना करोगे 15 × 15, 15 दूनी 30, तो LCM आएगा 315। तो 315 तो ऐसी संख्या है जो 63 से भी कटेगा और 105 से भी कटेगा, लेकिन कटना थोड़ी ना है जी, हमको 4 बचाना है। तो 4 कब बचेगा, जब इसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा 319। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 हो गया। 20 आसान है भाई। कहता है एक वस्तु को रघु ने 14,360 में खरीदा, ठीक है। इस पे भाड़ा लगेगा 240 रुपया, 240 रुपये भाड़ा लगेगा तो जुड़ जाएगा क्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 0 0 3 2 5 1 6 14,600 रुपया। अब कहता है इसको 15% लाभ पर बेचा जाए। कितना परसेंट लाभ पे, 15% के लाभ पे। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हम क्या बताए थे विक्रय मूल्य के लिए, विक्रय मूल्य के लिए बताए थे क्या कि क्रय मूल्य जितना है लिखो 14,600 और 15% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 115%। तो 15,600 गुने 115/100, काट दो 2 0 2 0, तो बचा क्या 146 गुने 115। अब आप इसका तो उत्तर ला ही सकते हैं, हाँ आप उत्तर ले आएंगे, हमें पता है, कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 21, हाँ दिख रहा है। कहता है एक संख्या को 7:11 में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। देखो संख्या का अनुपात है 7:5, तो सॉरी 7:11, तो ऊपर मान लेते हैं 7x तो नीचे 11x, अनुपात तो वही आएगा काटने के बाद। और कहता है सब में 6 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, तो अनुपात क्या हो जाएगा जी 5:7 हो जाएगा। तो 7 7 49x प्लस 7 6 42 बराबर 11 5 55x प्लस 6 5 30। तो इधर लाओगे 30 तो 42 में से 30 घटेगा तो 12, इधर लाओगे तो हो जाएगा 6x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो कहता है प्रारंभ में सबसे बड़ी संख्या क्या थी। तो देखो संख्या तो हमारे पास 2 ही था, एक था 7x, एक था 11x, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या दोनों में 11x होगी, तो 11x बराबर 2, तो बड़ी संख्या हो गई 22। देखो जी कहता है 0.9 का वर्गमूल है बताओ, तो हम इसको लिख सकते हैं 9/10 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 10 और 9 का वर्गमूल 3 और 10 का वर्गमूल हो जाएगा 3.16, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप भागा देंगे ना, तो 0.948 आ जाएगा जी। आप इसको कर लीजिएगा, 948 आएगा। प्रश्न संख्या 23 कहता है 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पे, तो 1/6 से घटाना है किसी भिन्न को, तो मान लेते हैं कोई भिन्न है वो x को घटाएं, और घटाने पे क्या मिल रहा है 1/13, तो 1/6 इसको इधर लाओ तो -1/13, x को उधर ले जाओ तो हो जाएगा x,
ठीक है। एलसीएम लोगे तो 13 6 के एलसीएम 78, यहाँ हो जाएगा 13 - 6 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा 7/78। प्रश्न संख्या 24 अच्छा प्रश्न है। कहता है 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्षों में 924 रुपया हो जाती है, तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी। देखो मतलब मूलधन पूछ रहा है, तो 8% है भाई 1 साल का, तो कितने साल का बोल रहा है 6.3/4 साल का, तो 6.3/4 साल इसमें गुना करेंगे और 6.3/4 को तोड़ेंगे तो 6 चौक 24 और 3 27/4 हो जाएगा। गुना कर दो तो 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 27 दूनी 54%। ठीक है, कोई दिक्कत? 54% का मतलब क्या? तो 54% का मतलब 54/100। ये क्या है जी? ब्याज। 54/100, तो ब्याज किस पे लगता है? मूलधन पे। तो अगर मूलधन 100 है तो ब्याज कितना बनेगा हमारा? 54। ठीक है, देखो कहता है 924 रुपया हो जाती है, तो 924 रुपया क्या हो गया? ब्याज नहीं है, 924 रुपया मूलधन मिश्रधन है। तो मिश्रधन क्या होगा? तो मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन 154 है यूनिट मान लो, और मिश्रधन है कितना? 924 रुपया। तो काटोगे 1 यूनिट बराबर 6 रुपया, तो कहता है मूलधन, तो मूलधन कितना है? 100 यूनिट, तो 100 गुने 6 करेंगे तो 600 रुपया होगा। आ जाओ जी प्रश्न संख्या 25। ऐसे दे रखा है, हम जानते हैं इस कंडीशन में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर वाली काम करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर हम इसका पहले करेंगे, इसमें सबसे पहले कौन करेंगे? भागा नहीं, क्यों? सबसे पहले 6 और 5 गुना करेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है? रेकरिंग दे रखा है, इसलिए पहले उसी को करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 30। अब 120 में 30 से भागा देंगे तो कितना बनेगा? 4। अब 25 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ 21। तो 105 भागा 21 करेंगे तो कितना बचेगा? 5। 47 और 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 47 5 52, और 156 में 52 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? 3। उत्तर हो गया 3। अब प्रश्न संख्या 26 करते हैं। कहता है 1,60,000 रुपये की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर ब्याज कितना होगा यदि गणना अर्धवार्षिक हो। भाई जब अर्धवार्षिक होगा तो समय जो 2 साल है वो कितना अर्धवर्ष होगा? तो 4 अर्धवर्ष होगा, मतलब 4 हाफ ईयर होगा, है ना। अब जो रेट है वो कितना है? 10% साल का है, साल का 10% है तो आधा साल का कितना होगा? 5% होगा। कोई बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं। और 5% बराबर होता है 1/20। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मिश्रधन क्या होगा? तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या हो जाएगा? तो मूलधन 1,60,000 है का 20 और 1 21/20 कई बार? 4 बार है, 4 साल है तो 4 बार। 21/20 21/20 21/20 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 से 16 कट गया, तो मिश्रधन हो गया 21 गुने 21 गुने 21, यानी 401। दोनों गुना करेंगे तो 441, और ये दोनों गुना करेंगे तो 441। ठीक है, तुम गुना करो 441 गुने 441 भाई, ज़रूरी है, इसमें भी तो समय लगना है। तो 441, 1 चौके 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 4 6 7 1 जोड़ोगे तो 1 8 6 4 10 और 4 14, 7 6 13 1 14, 7 1 8 1 9, 1,94,481 रुपया आया मिश्रधन। ठीक है, अब मूलधन कितना है? तो मूलधन है 1,60,000। अच्छा, अगर मिश्रधन से मूलधन घटा दोगे तो क्या बचेगा? ब्याज बचेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 8 4 4 3 34,481 रुपया बचा। प्रश्न संख्या 27। देखो 27 नंबर प्रश्न काफ़ी इजी है, बस समझने का परेशानी है। कहता है 3 4 9 का चतुर्थ अनुपात। देखो 3 4 9 का चतुर्थ अनुपात, ये पहला अनुपात है यानी प्रथम अनुपात, ये द्वितीय अनुपात, ये तृतीय अनुपात, 9 है। तो ऐसे रख लो, समानुपात होना है तो यहाँ समानुपात दे दो 9। तो चतुर्थ हमको पता नहीं तो मान लेते हैं x। तो 3/4 बराबर 9/x। 3 से काटोगे 3 3 9, तो x बराबर हो जाएगा 12।
चतुर्थ अनुपात कितना हो जाएगा 12। हमने कुछ नहीं किया, चतुर्थ अनुपात 1 2 3 चौथा मान लिए x। आगे कहता है 1 प्लस 1/2 प्लस √3, इसका परिमेयकरण के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 2√3 ना जी, हाँ। प्रश्न संख्या है 28। क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो गुना करेंगे 2 माइनस √3 से, और इधर भी तो ऊपर हो जाएगा गुना करके 2 माइनस √3 बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यहाँ है 2 माइनस √3, तो 4 में से 3 जाएगा 1। अब बटा में 1 रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बटे 1 डाल दो, यही आपका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 29 आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, उसे 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी चाहिए चाल चाहिए। भाई मैदान जो है वर्गाकार है, इसका भुजा कितना है 50 मीटर, ये 50 तो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50। कहता है एक चक्कर लगाने में, तो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा, तो 50 100 150 200। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे, नहीं तो ऐसे नहीं तो ऐसे लिखो, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी कितना हुआ 200, दूरी बराबर चाल, चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, गलत बात है। इसको क्या करो 5/18 से गुना करो तो हो गया मीटर पर सेकंड में। तो दूरी बराबर चाल और गुने समय को मान लेते हैं टी है। देखो 10 × 5 = 50, चौके 200, तो टी बराबर हो जाएगा 18 × 72 सेकेंड। प्रश्न संख्या 30 कहता है नए बजट में पेट्रोल की कीमत 10% की वृद्धि हो गई, एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने % कम कर दे ताकि पेट्रोल पर उसका व्यय में कोई वृद्धि ना हो। देखो रेट था 100 रुपया, बढ़ करके हो गया 110 रुपया। भाई पहले 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहा था 100 में, अगर आज तुमको 1 लीटर खरीदना है तो 110 देना पड़ेगा। लेकिन आप कहेंगे नहीं, हम 110 का नहीं, हमको 100 का ही पेट्रोल चाहिए। कितना का पेट्रोल चाहिए, 110 के जगह 100 का पेट्रोल चाहिए। तो कितना कम मिलेगा, 10 का कम मिलेगा। 10 का कम कितना पे, 110 पे, तो 100 पे कितना कट जाएगा, 1/11 बराबर होता है 9.1/11% कम मिलेगा पेट्रोल। ठीक है, चलो अब देखो 30 के बाद जीके से स्टार्ट हो गया है। अब मैथ जो है प्रश्न संख्या 46 से है, तो 46 करते हैं। कहता है एक समूह के 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य यानी औसत 12.5 है, जबकि समूह के सभी 14 संख्याओं का माध्य, भाई 14 संख्याओं का माध्य 14 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 196। 14 का औसत 14 है तो योगफल कितना होगा 196, दोनों गुना कर देंगे। अब कहता है 8 संख्याओं का माध्य 12.5 है। भाई तो 8 संख्याओं का माध्य कितना है 12.5, 12.5 को क्या लिखेंगे 25/2, तो योग कितना होगा, तो गुना कर देंगे, 2 चौके 8, तो कितना हो गया 100। ये 14 संख्या का है, ये 8 संख्या का है, तो इसमें से ही घटा देंगे तो कितना संख्या बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 6 संख्या का योग बचेगा भाई, कितना 96। तो कहता है इसका औसत बताओ। औसत, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे एवरेज, तो कुल 96 है और संख्या 6 है, तो भागा देंगे हैं, 16 से 96, तो 16 हो गया इसका माध्य। प्रश्न संख्या 48 नहीं 47 पहले कहता है 16,380 रुपया को ABCD में बांटो। भाई ABCD में बांटना है। कहता है A और B का अनुपात 1:3 है, इसका 1:3 है। BC का अनुपात 2:5 है, BC का अनुपात 2:5 है। और C और D का अनुपात 2:3 है, C और D का अनुपात 2:3 है। अब क्या करो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिखो, यहाँ भी 3 लिखो, इधर 2 है तो इधर 2 लिख दो, इधर 5 है तो इधर 5 लिख दो, इधर 2 है तो इधर भी 2, यही 2 तीनों जगह गुना कर दो। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12, 5 तिया 15, 2 30, 45। मतलब A का हिस्सा 4, B का हिस्सा 12, C का हिस्सा 30
और डी का हिस्सा 45, इससे बटेगा तो कुल कितना हुआ, तो जोड़ दो 75, 75 और 10 85, 287 और 4 91, कितना हो गया जी कुल 91 यूनिट। और है कितना 16380, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, भागा 2000, 16380 भागा 91 करेंगे, 13 से काटोगे कट जाएगा, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 2 और 3 सतिया 21, 7 चौके 28, 7 से काटोगे 13, 13 कम 13, 13 और चलो तल से और 0, ठीक है। तो 1 यूनिट हो गया 180। तो कहता है सी के हिस्से में कितना आया, तो सी के हिस्से में कितना आया 30 यूनिट, तो 30 गुने 180 करेंगे, 18 5400 रुपया सी के हिस्से में आएगा भाई। प्रश्न संख्या 48 हम लास्ट में करेंगे, अभी करते हैं प्रश्न संख्या 49। कहता है एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है। किस्त है बाबू, EMI वाला प्लान है। हाँ, यदि ब्याज की दर 10% है तो उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की जाती है और प्रत्येक किस्त 3872 रुपया है, तो किस्त में कुल कितना ब्याज चुकाना पड़ा, ब्याज निकालना पड़ेगा। देखो 10% बराबर होता है 1/10, ठीक है। मतलब क्या, तो मतलब अगर कर्जा 10 रुपया है तो चुकाना पड़ेगा 1 रुपया ब्याज के रूप में, तो 11 चुकाना पड़ेगा। दूसरा साल इसका स्क्वायर करोगे तो कर्जा अगर 100 है तो चुकाना कितना पड़ेगा 121। तरीका सीख लो जो नहीं पढ़े हो, चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब कहता है देखो ई हमारा हो गया मूलधन, ई हमारा हो गया किस्त बोल सकते हो या फिर बोलो मिश्र धन, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कहता है कि किस्त बराबर है, तो किस्त बराबर है, इसको बराबर करेंगे तो इसमें 11 से गुना करेंगे तब ना एक बराबर होगा जी। तो यहाँ से 11 से गुना किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो मूलधन कितना बना 11 गुना 10 110, इधर 100, तो मूलधन कितना बन गया 210, है ना, ये मूलधन हो गया। अच्छा मिश्रधन कितना हुआ, तो जोड़ दोगे 121 121 242। अब तुम ही बताओ 210 मूलधन था, 242 मिश्रधन हुआ, तो ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज हो गया 32 यूनिट। ये तो हम जो माने हैं सो है, अभी रियल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। कहता है प्रत्येक किस्त 3872 का। अच्छा प्रत्येक किस्त है कितना का, तो इसी को तो हम किस्त बोल रहे थे, इसको कहो या इसको, एक ही चीज़ है। तो 121 यूनिट जो हमारा किस्त है, और किस्त है कितना है 3872, 3872, तो 1 यूनिट कितना होगा, तो भागा देंगे, कैसे भागा देंगे, देखो 3872 भागा 121 को लिखेंगे 11 गुने 11, 11 से काटो, 11 33, 33 5 और 7 11 5 55, 11 2 22, फिर 11 से काटोगे 11 33, 1 यूनिट हो गया 32। तो हमें निकालना क्या है ब्याज, अब ब्याज 32 यूनिट है, तो 1 यूनिट 32, तो 32 यूनिट 32 गुने 32 करोगे तो 1024 रुपये बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं। प्रश्न संख्या 50, सब आसान है भाई। अनी कथा अपनी पुस्तक 15% हानि पर बेचती है। यदि वह पुस्तक 150 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 10% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य, देखो मान लेते हैं कि पुस्तक का क्रय मूल्य है 100 रुपया, कहता है इसे बेचता है 15% की हानि पे। भाई जब 15% की हानि पर बेचोगे तो कितना में बेचोगे 85 में। कहता है इसे 150 अधिक में बेचिएगा तो 10 का लाभ होगा, 10% का लाभ। तो 10% का अगर लाभ पे बेचोगे तो कितना में बेचोगे 110 में। अभी तुम ही बताओ, पहले 85 में बेच रहे थे, अब 110 में बेच रहे हो, कितना ज़्यादा में बेच रहे हो, तो आप कहेंगे सर हम 25 ज़्यादा में बेच रहे हैं। और ज़्यादा कितना ले रहे हो 150 रुपया, तो 25 यूनिट 150 रुपया, तो 1 यूनिट 600 रुपया। क्रय मूल्य कितना माने थे 100 यूनिट, तो 100 गुने 6 बराबर 600 रुपया हो गया वस्तु का, किताब का क्रय मूल्य। प्रश्न संख्या 51 कहता है एक्स की आय 22 से 80% अधिक है और जेड और एक्स की आय 22 से इतना पढ़ लो तुम, चलो 3 आदमी है, एक्स वाई जेड। कहता है एक्स की आय 22 से 80% अधिक है, तो वाई का आय अगर हम मान लें 100, तो एक्स का आय 80% अधिक कितना हो जाएगा 180। कहता है जो जेड की आय है और जो है ना, जो जेड की आय है ना, 122 के कुल आय का 60% है, तो 122 का कुल आय जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 280, और 280 का 60% हो जाएगा 168। ये किसका आय है जेड का, इसको मिटा देते हैं भाई। कहता है
जेड की आय एक्स से कितना परसेंट कम है? जेड की आय एक्स से कितना कम है? कितना कम है जी? 12 कम है। 12 कम है कितना पे? 180 पे। तो 100 पे कितना? 12 से काटोगे तो 15 बार में, तो 100/15 बराबर होता है 15 छक्का 90 और 5 दूनी 10 5 3 15, 6.2/3% कम है। ठीक है, इसी को तुम बोल सकते हो 6.666 डॉट डॉट या फिर 6.7% कम, इसको बोल सकते हो। आगे प्रश्न संख्या 52। 52 काफ़ी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। कहता है मेधा को अपना बैग 300 में बेचने पर 60 की हानि हुई। भाई साहब, आपने 300 बेचा, उसमें से 60 का लॉस हुआ, तो कितना में खरीदे होंगे? 360 में खरीदे होंगे, जाहिर सी बात है। 300 में बेच करके अगर 60 का लॉस हो रहा है तो 360 में खरीदे होंगे, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। कहता है 15% लाभ हासिल करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वही चीज़ है, इसका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो 360 रुपये में तो खरीदे थे, 15% का लाभ लेंगे तो 115% में बेचेंगे, 115% हटाएंगे बटे 100। कोई दिक्कत नहीं। काट तो यार, 23 × 5 15 से 20 × 5 100, 20 से काटोगे तो 18 बार में, तो विक्रय मूल्य हो गया 18 × 23। अब हम भी करके दिखाएंगे तुमको गुना भी। 18 × 54, 18 दूनी 36, 414 रुपया हो गया। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य। प्रश्न संख्या 53 कहता है 156, 312 और 195 का HCF निकाल लो। तो देखो दोनों में सबसे निकटतम संख्या कौन कौन है? तो देखो 156 और 195 निकटतम है, इन दोनों का निकाल लो HCF। तो सॉरी, डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 39, यही आपका उत्तर होगा। एक चीज़ और, जब डिफरेंस निकालें तो एक बार इस डिफरेंस से भागा दे के देख लें तीनों कटता है कि नहीं। अगर तीनों कट जा रहा है तो HCF सही है। प्रश्न संख्या 54। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेचा गया और 20% लाभ कमाया गया। वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य। जब भी क्रय मूल्य अंकित मूल्य की बात हो तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है, क्रय मूल्य होता है 100 माइनस डिस्काउंट % और अंकित मूल्य होता है 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, देखना लाभ कितना 30% का छूट दे रहा था, 30% का छूट दोगे, 100 में से 70 जाएगा तो 30 जाएगा, 70 बचेगा। लाभ कितना 20% का, तो 20% इसमें जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा। दोनों का अनुपात है तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 7:12। क्रय मूल्य अगर 7 है तो अंकित मूल्य 12 है। ठीक है, अब देखो दे रखा है, कहता है क्रय मूल्य 840 है, जिसको हम 7 बोल रहे हैं वो 840 रुपया है। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा? 120 रुपया। तो कहता है अंकित मूल्य बताओ, अंकित मूल्य कितना यूनिट? 12 यूनिट। तो एक यूनिट 120, तो 12 यूनिट, 12 × 144 और 0, 1440 रुपया है बाबू। अगला प्रश्न कहता है 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपये कमाते हैं, तो 5 पुरुष और 7 महिला कितना कमाएगी? देखो भाई, 3 पुरुष कमाता है 480 रुपया एक दिन में, तो एक पुरुष कितना कमाएगा? तो 480/3 करेंगे तो 16 48, 160 रुपया कमाएगा। कहता है 4 महिला कमाती है 480 रुपया, तो एक महिला कितना कमाएगी? तो एक महिला कमाएगी 480/4, 120 रुपया। तो कहता है 5 पुरुष और 7 महिला कितना कमाएगा? 5 पुरुष, तो 5 पुरुष कितना कमाएगा? तो एक पुरुष कमाता है 160, तो 5 पुरुष 800, 7 महिला, तो 7 महिला, एक महिला कमाता है 120, 7 महिला बस 840, कुल कितना हो गया? जोड़ दो तो 0 4 1640 रुपया कुल कमाएगा। अब रह गया प्रश्न संख्या 48, मिटा लेते हैं इसको। 48 नंबर प्रश्न कन्फ्यूजिंग है, लेकिन देखो है आसान, देखते जाओगे, ध्यान से सुनते जाओगे तो कर लोगे बाबू। ठीक है, विश्वास रखो, हो जाएगा। प्रश्न पढ़ते हैं, कहता है किसी हॉल में उपस्थित लोगों में से 4/7, उसके बाद कॉमा होना चाहिए, जितनों लोग उपस्थित हैं उसमें से 4/7 और उपलब्ध कुर्सियों में से 7/12 भाग में बैठे हैं। जितना भी आदमी है उसका 4/7 आदमी बैठा हुआ है और जितना कुर्सी है उसका 7/12 कुर्सी पर लोग बैठा हुआ है। कहता है शेष लोग खड़े हैं। यदि 20 कुर्सियाँ खाली है तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं?
कुर्सियाँ अलग काउंट करेंगे, आदमी अलग काउंट करेंगे। देखो मान लेते हैं, कहता है उपस्थित लोगों में से 4/7 है ना, उपस्थित लोग में से 4/7, तो लोग की बात करेंगे तो लोग, तो हम मान लेते हैं कि कुल उपस्थित लोग है, उपस्थित लोग हम मान लेते हैं, कितना मान ले, कहता है 4/7 भाग, तो हम मान लेते हैं 7x। हमने मान लिया कि 7x उपस्थित है, ठीक है। उसमें से बैठे कितने हैं, तो उपस्थित का 7/4, बैठे कितने हैं, तो बैठे हैं उपस्थित 7x का 4/7, तो बैठे हैं 4x पे। उसी तरीके से कुर्सियों की बात करेंगे, तो मान लेते हैं उपलब्ध कुर्सी जो है, कितना कुर्सी मान ले, तो कहता है 7/12 कुर्सी पे बैठे हैं, यानी कुल 12 है तो 7 पे बैठे हैं, तो मान लेते हैं कि कुल कुर्सी की संख्या 12 बाई है। तो बैठे कितने पे हैं, तो बैठे हैं, इसका करोगे 7/12 तो 7 बाई पे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, यहाँ तक बोलो बाबू। देखो आगे एक लाइन है, उसको पढ़ोगे तो कहता है 20 कुर्सियाँ खाली है, आदमी की बात नहीं, कुर्सियों की बात। तो तुम सोचो 7 कुल 12 कुर्सी में से 7 पर बैठे हैं, तो खाली कितना, तो खाली कितना घटा दोगे, तो 5 बाई क्या है, खाली है, और खाली है कितना, 20 कुर्सी, प्रश्न से 20 कुर्सी, तो 5 बाई बराबर 20, तो बाई बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो कुल कुर्सी है कितना, तो कुल कुर्सी, तो बाई बराबर 4, तो 12 चौक 48, कुल कुर्सी है 48, कोई दिक्कत नहीं। और आगे, अच्छा ये बताओ, गौर करिएगा, ये जो 4 लोग बैठे हैं वो किस में बैठे होंगे, कुर्सी पर बैठे होंगे, यहाँ भी बैठे हुए लोग की संख्या, यहाँ भी बैठे हुए लोग की संख्या, तो जो लोग बैठे हुए हैं कहाँ बैठे, कुर्सी पर तो बैठे हुए हैं, तो दोनों की संख्या बराबर होगी, होगी। मतलब है कि सर 4x बराबर 7 बाई, तो 4x बराबर 7, अब बाई का मान कितना है 4, तो 4 से 4 कट गया, तो x बराबर कितना हो गया 7, यानी उपस्थित लोग की संख्या कितने, तो 7 × 7 49, दिख रहा है जी, 49 है भाई, हमको लगा नहीं दिख रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है हॉल में कितने लोग खड़े हैं, कुर्सियों से मतलब नहीं है, लोग कितने खड़े हैं। तो एक चीज़ आप समझना, कुल कितने लोग थे 7x, बैठे कितने हैं 4x, तो खड़े कितने हैं 3x, 3 और x का मान कितना है 7, 21 लोग खड़े हैं, खड़ा खड़ा खा रहे हैं। देखो आसान है, 1-2 बार देखो, 1-2 बार करो, आ जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।